मैं मोबिन अंसारी क्लासेस से आज 12th क्लास के लिए जो हिस्ट्री की हमारी जो सीरीज़ चल रही थी, 8वां चैप्टर किसान, जमींदार और राज्य, इसके बारे में नेक्स्ट जो टॉपिक है या नेक्स्ट पार्ट है जो आज हम लोग पढ़ेंगे, आईन अकबरी। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आईन अकबरी ही वह ग्रंथ है जिससे हमें इस समय के इतिहास के बारे में, मतलब मुग़ल काल के इतिहास के बारे में ज़्यादातर जानकारी प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आईन अकबरी अपने समय का एक असाधारण या एक अनोखा ग्रंथ था, व्याख्या कीजिए। या अलग से भी आ सकता है कि आईन अकबरी के 5 भागों के बारे में उल्लेख कीजिए, या उस समय का इतिहास लिखने के लिए आईन अकबरी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, व्याख्या कीजिए। तो आईन अकबरी पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये आपको सारी बातें जो मैं बताने जा रहा हूँ वो लिखना होगा, ठीक है। तो पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि आईन अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक अकबरनामा का तीसरा भाग है। क्या बताना है कि आईन अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक अकबरनामा का तीसरा भाग है। और जो आईन अकबरी का जो संपूर्ण भाग है या अकबरनामा, ये अकबर के 42वें वर्ष अर्थात 1598 में 5 संशोधनों के बाद ये पूरा किया गया। तो अलग से प्रश्न आ सकता है कि आईन अकबरी कितने संशोधनों के बाद पूरा किया गया? तो 5 संशोधनों के बाद। कब पूरा किया गया? तो 1598 में पूरा किया गया। अकबर के किस शासन काल में पूरा किया गया? तो 42वें वर्ष के शासनकाल में ये पूरा किया गया। फिर आ सकता है कि आईन अकबरी अकबरनामा का कौन सा भाग है? तो तीसरा भाग है। फिर आ सकता है कि अकबरनामा ग्रंथ किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा। आईन अकबरी का अर्थ क्या है? तो हम सारा विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हमने क्या बताया कि आईन अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक अकबरनामा का तीसरा भाग है, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट में बताओगे आप कि आईन अकबरी 5 संशोधनों के साथ 1598 में अकबर के शासनकाल के 42वें वर्ष में ये पूर्ण किया गया, ठीक। इसके बाद फिर बताना है कि अकबरनामा अपने समय का एक असाधारण ग्रंथ था। क्यों? क्योंकि इससे हमें अनेक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो पहले थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं कि आईन अकबरी, तो बताना है कि आईन अकबरी एक ग्रंथ का नाम है अकबरनामा। अकबरनामा, तो आईन अकबरी अकबरनामा का क्या है? तीसरा भाग है, ठीक। अकबरनामा का तीसरा भाग है। जो किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने, ठीक। तो प्रश्न आ सकता है कि आईन अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। आईन अकबरी किस मूल ग्रंथ का भाग है? तो अकबरनामा का है। अकबरनामा का कौन सा भाग है? तो तीसरा भाग है। फिर आ सकता है कि आईन अकबरी कब लिखा गया? तो 1598 में। 1598 में ये क्या हुआ? पूर्ण हुआ। अर्थात 1598 में आईन अकबरी को पूर्ण रूप से पूरा किया गया। यहीं बात होता है कितने संशोधनों के साथ? तो 5 संशोधनों के साथ, ठीक। अर्थात अकबरनामा कितने संशोधन के साथ पूर्ण हुआ? तो 5 संशोधन के साथ। और अकबर के शासनकाल के कौन से वर्ष में पूर्ण हुआ? तो अकबर के शासनकाल के 42वें वर्ष में ये पूर्ण हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गया कि आईन अकबरी कितने संशोधनों के साथ पूर्ण हुआ? तो 5 संशोधनों के साथ। किस वर्ष कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ? तो 1598 में हुआ। और अकबर के शासनकाल के किस वर्ष में पूरा हुआ? तो 42वें, ठीक है। अब यही बताना है कि आईन अकबरी से हमें अकबर काल के प्रशासन के बारे में, अकबर के शासनकाल के प्रशासन के बारे में, अकबर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, व्यक्तिगत जीवन के बारे में, अकबर के साम्राज्य प्रशासन या साम्राज्य विस्तार के बारे में, साम्राज्य विस्तार के विषय में, अकबर के प्रांत या सूबों के बारे में, प्रांत या सूबों के बारे में, परगना, ठीक, परगना के बारे में, उस समय की कृषि व्यवस्था के बारे में,
कृषि व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, दोबारा सुनना है कि आईने अकबरी से हमें अकबर के शासनकाल के बारे में, मतलब प्रशासन के बारे में, अकबर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में, अकबर के समय प्रांतों के बारे में, अकबर के काल में जो परगना था उसके बारे में, और अकबर कालीन कृषि व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। तो एक ग्रंथ से इतनी सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, इसीलिए इतिहासकारों ने आईने अकबरी को अपने समय का असाधारण ग्रंथ कहा है। ठीक है, तो ये सब सारी बातें लिखनी है। अगर क्वेश्चन 8 नंबर का आ जाए तो पहले हमें आईने अकबरी पे सारी बातें लिखना है, और लिखने के बाद तब हमें आना है कि आईने अकबरी, आइन का अर्थ है नियम या कानून। आइन का अर्थ क्या है? तो आइन का अर्थ है नियम। आइन का अर्थ क्या है? नियम या कानून। आइन का अर्थ क्या है? नियम या कानून। और अकबरी का अर्थ है अकबर, तो आईने अकबरी का अर्थ है अकबर के नियम या कानून। ठीक है, तो इस तरह से आईने अकबरी की पूरी व्याख्या करनी है। अब उसके बाद जब इतनी व्याख्या कर लेंगे तब बताएंगे कि आईने अकबरी 5 भागों में लिखी गई है, या आईने अकबरी कितने भागों में है? तो 5। अब जैसा कि मैं बता रखा हूँ कि आईने अकबरी 5 भागों का संकलन है। आईने अकबरी कितने भागों में संकलित है? तो 5 भागों में, और जिसके पहले 3 भाग में प्रशासन का उल्लेख है। बताना है कि आईने अकबरी 5 भागों में संकलित है, जिसके पहले 3 भागों में प्रशासन का विवरण है। किसका विवरण है? प्रशासन का। अब उस पहले 3 भाग का नाम है, पहले भाग का नाम है मंजिल ए आबादी या मंजिल आबादी। दोबारा सुनना है कि आईने अकबरी 5 भागों में संकलित है, पहले 3 भागों में प्रशासन का विवरण है। तो पहला जो भाग है उसका नाम है मंजिल आबादी। 1 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है कि आईने अकबरी के पहले भाग का नाम क्या है? तो मंजिल आबादी। दूसरे भाग का नाम क्या है? सिपह आबादी। तीसरे भाग का नाम क्या है? मुल्क आबादी। तो याद रखना है हमें कि पहला भाग क्या है? मंजिल आबादी। तो याद रखना है, हेडिंग डालना है मंजिल आबादी। इस भाग से या पहले भाग से हमें मुगल काल की शाही घर परिवार के बारे में और उसके रख रखाव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हेडिंग डालना है क्या? मंजिल आबादी। बताना है कि आईने अकबरी के इस भाग से मुगल काल के शाही परिवार के बारे में, उनके घर के बारे में और उनके रख रखाव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी हेडिंग डालना है सिपह आबादी। दूसरी हेडिंग क्या है? सिपह आबादी। सिपह आबादी बताना है कि दूसरे भाग जिसका नाम सिपह आबादी है, इससे हमें मुगल काल के सैनिक के बारे में, नागरिक प्रशासन के बारे में और नौकरों की व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसको क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि आईने अकबरी के किस भाग से हमें सैनिक, नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है? तो दूसरे भाग जिसका नाम है सिपह आबादी। ठीक, तो सिपह आबादी से क्या क्या जानकारी मिलती है? सैनिक एवं नागरिक प्रशासन के बारे में और उसके साथ साथ नौकरों की व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर हेडिंग है मुल्क। तीसरा है मुल्क आबादी। तीसरी हेडिंग क्या है? मुल्क आबादी। तो बताना है कि मुल्क आबादी से हमें मुगल काल के साम्राज्य और प्रांतों के वित्तीय पहलुओं की जानकारी मिलती है। दोबारा सुनना है कि जो तीसरा भाग है इससे हमें मुगल काल के साम्राज्य और प्रांतों के वित्तीय पहलू कि साम्राज्य में और राज्य में वित्तीय धन का लेन देन कैसे था और राजस्व की दर क्या थी, ये जानकारी हमें तीसरे भाग से मिलती है। दोबारा याद रखना है कि मुल्क आबादी से क्या जानकारी मिलती है? तो साम्राज्य और प्रांत में वित्तीय पहलू, धन का लेन देन कैसे था, राजस्व टैक्स की कर क्या थी, दर क्या थी, और उसके साथ साथ उत्तर भारत में कृषि समाज कैसा था, ये जानकारी मिलती है। और इसी भाग से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि मुगल काल का साम्राज्य 12 प्रांतों में बटा था। कितने प्रांतों में? 12। और प्रांत को क्या कहा गया? सूबा कहा गया। तो प्रश्न आ सकता है कि मुगल काल, अकबर के समय मुगल काल का साम्राज्य कितने भागों में बटा था? 12। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? आईने अकबरी से। आईने अकबरी के कौन से भाग से?
तो मुल्क आबादी से। और फिर बताना है कि जो प्रांत होते हैं उसे क्या कहा जाता है, सूबा कहा जाता है, जो जिला होता है उसे सरकार कहा जाता है, तहसील है, परगना, सब इत्यादि। तो हमें जानना है बस ये कि मुल्क आबादी से हमें साम्राज्य और प्रांत के वित्तीय पहलुओं के बारे में और राजस्व की दर के बारे में, उसके साथ साथ उत्तर भारत के कृषि समाज के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, और उसके अलावा चौथी और पाँचवीं किताब का नाम हमें स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है, तो हमें ये बताना है कि नेक्स्ट पॉइंट में कि चौथी और पाँचवीं किताब से हमें भारत के लोगों के धर्म के बारे में, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पाँचवीं किताब से हमें भारत के लोगों के धर्म के बारे में, साहित्यिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में और अंत में अकबर के शुभ वचनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इतनी जानकारियाँ हमें आईने अकबरी से प्राप्त होती है, इसीलिए आईने अकबरी को असाधारण या अनोखा ग्रंथ कहते हैं। तो इस तरह से जो ये चैप्टर था किसान, जमींदार और राज्य, इसके लगभग हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। एक क्वेश्चन जो प्रश्न आता है, कई बार आया हुआ है कि आईने अकबरी मुग़ल कालीन इतिहास जानने में कहाँ तक सहायक है, क्या इतिहासकार इससे उस समय का इतिहास लिख सकते हैं। तो मैं केवल इसकी व्याख्या कर दे रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से इसको नोट करना है। तो पहले तो ये बता देना है कि जो मैंने शुरू में बताया कि आइन का अर्थ है नियम या कानून, अकबरी का अर्थ है अकबर। तो आईने अकबरी का अर्थ है अकबर के नियम या कानून। फिर हमें बताना है कि आईने अकबरी से हमें मुग़ल काल के किसानों के बारे में जानकारी मिलती है कि मुग़ल काल में किसानों से कितना कर लिया जाता है, इसकी जानकारी मिलती है। और इसी से पता चलता है कि मुग़ल काल के किसान राजा के प्रति क्या सोचते थे, विद्रोह करते थे कि नहीं करते थे, ये जानकारियाँ हमें आईने अकबरी से मिलती है। लेकिन वहीं पर दूसरे जब पहलू में देखेंगे तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है, और अबुल फजल अकबर का दरबारी इतिहासकार था। इसलिए इसने केवल उन्हीं बातों का उल्लेख किया जो अकबर के लिए अच्छी थी, और इससे हमें ये जानकारी नहीं मिल पाती कि वास्तव में मुग़ल काल में किसान राजा के प्रति क्या सोचते थे, विद्रोह करते थे कि नहीं करते थे, इसकी जानकारी हमें स्पष्ट रूप से नहीं मिलती है। तब इतिहासकार इन बातों को जानने के लिए आईने अकबरी से अलावा कुछ अन्य स्रोतों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे इसी काल में मतलब 16वीं 17वीं सदी में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। उन दस्तावेज़ों से पता चलता है कि वास्तव में मुग़ल शासकों के प्रति किसानों की क्या सोच थी, मुग़ल कितना कर लेते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के भी कुछ दस्तावेज इन्हीं क्षेत्रों से मिले हैं। इससे हमें मुग़ल काल के किसानों की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमने ये जो 8वां चैप्टर था, इसको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो संभव नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था वो हमने बना दिया। अब आपको इसमें जो मैंने बनाया इसमें से 1 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और नोट डाउन करना है। अगर आप में से किसी को लगे कि अगर कोई क्वेश्चन और कठिन है, उसकी वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से सुझाव दें, हम उस वीडियो को भी ज़रूर बनाएंगे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर लेंगे वो उपनिवेशवाद और देहात और उपनिवेशवाद। ठीक है, तो यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको बांटें ताकि मेरा मनोबल और बढ़े, मैं मेहनत करके और ज़्यादा वीडियो बना सकूं। थैंक यू।